बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 19 में स्टडी कर रहे हैं इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। आज हम इसका थर्ड पार्ट जो कि है पेयर प्रोडक्शन उसको स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा मेन टॉपिक है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर और इसका हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं और इसका आज हमने थर्ड पार्ट जो कि है पेयर प्रोडक्शन उसको स्टडी करना है। डियर स्टूडेंट, अगर हम पेयर प्रोडक्शन में यूज होने वाली लाइट को पिछले दोनों केसेस कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कंपेयर करें तो यहां पर यूज होने वाली रेडिएशंस की एनर्जी प्रीवियस दोनों केसेस में यूज होने एनर्जी एनर्जी से सबसे ज्यादा है। जब हम पेयर प्रोडक्शन को स्टडी करते हैं तो हम यूज करते हैं गैमा रे फोटॉन्स को और गैमा रे फोटॉन की एनर्जी एक्स रे फोटॉन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज होने वाले फोटॉन्स के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होती है। डियर स्टूडेंट, आपने प्रीवियस टॉपिक्स में ये स्टडी किया था कि जब कोई भी रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो बेसिकली हम ये स्टडी कर रहे होते हैं कि वो रेडिएशंस उस मैटर में मौजूद एटम्स के साथ किस तरह इंटरेक्ट करती हैं। क्योंकि पेयर प्रोडक्शन में हमने यूज करना है गैमा रे फोटॉन को, तो गैमा रे फोटॉन क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फोटॉन होता है, ये जब किसी भी एटम में पेनिट्रेट करता है तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स को क्रॉस करते हुए न्यूक्लियस तक अप्रोच कर लेता है और जब ये गैमा रे फोटॉन न्यूक्लियस की स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है तो गैमा रे फोटॉन स्प्लिट हो जाता है दो मटेरियल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन में। ये प्रोसेस कहला सकता है मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसमें यूज होने वाला गैमा रे फोटॉन एक एनर्जी ही है और ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन में। डियर स्टूडेंट, इस प्रोसेस जैसे आपने मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी कहा, ये एक एविडेंस है आइंस्टाइन की एनर्जी मैस इक्वेशन का, जिसमें एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैस को हमने ऑब्जर्व किया। क्योंकि इसमें गैमा रे फोटॉन मैंने आपको बताया दैट इज एन एनर्जी और इससे बनने वाले इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन वो क्या हैं, वो मटेरियल पार्टिकल्स हैं। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैस की अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे तो आप कह सकते हैं कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैस इन द प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट, पेयर प्रोडक्शन में यूज होने वाला गैमा रे फोटॉन और न्यूक्लियस और इससे बनने वाले इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इस कंप्लीट रिएक्शन पर हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि अगर इनमें से कोई एक भी इस पूरे प्रोसेस में वायलेट हो तो ऑब्वियसली फिर हम उस रिएक्शन को एक रॉन्ग रिएक्शन कंसिडर करते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली इस रिएक्शन पर जब ये तीनों कंजर्वेशन लॉज ऑब्जर्व किए गए तो ये तीनों ही इसमें वैलिड थे। हम वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं कि इस पूरे रिएक्शन में क्या ये वैलिड हैं या वायलेटेड हैं। डियर स्टूडेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को स्टडी करने के लिए हम इस रिएक्शन का पहले स्टार्टिंग पोर्शन लेते हैं, जिसमें आप एक गैमा रे फोटॉन और एक एटम को कंसिडर करेंगे। आप जानते हैं कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, चार्ज ऑफ एटम इज 0 और फिर यूज हुआ गैमा रे फोटॉन, वो भी एक न्यूट्रल पार्टिकल है, उसका चार्ज भी क्या है, 0। बिफोर इंटरेक्शन चार्ज इन द रिएक्शन इज 0 और जब ये इंटरेक्ट हुए तो बने इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में से पॉजिट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहते हैं। इसका मतलब ये कि पॉजिट्रॉन के पास एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होगा। अगर आप इन दोनों के चार्जेस को भी एड अप करें तो वो बनेगा 0।
So total charge before interaction is 0 and total charge after interaction is also 0. So this is the proof of law of conservation of charge. अब हम मूव करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरफ कि हाउ मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन पेयर प्रोडक्शन. और डियर स्टूडेंट, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है हाउ मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन पेयर प्रोडक्शन. इसको भी समझने के लिए हम पहले गैमा रे फोटोन और न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि गैमा रे फोटोन एटम में मौजूद न्यूक्लियस के साथ ही बेसिकली इंटरेक्ट करता है. सो हम मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए गैमा रे फोटोन और न्यूक्लियस को ही ऑब्जर्व करते हैं. सो डियर स्टूडेंट, अगर आप गैमा रे फोटोन के मैस और वेलोसिटी को ऑब्जर्व करें तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरफ है और गैमा रे फोटोन को हम कहते हैं कि ये एक मैसलेस पार्टिकल है. सो इसके मैस को हम अप्रोक्सीमेटली 0 या हम ये भी कह सकते हैं कि गैमा रे फोटोन का मैस वेरी वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू न्यूक्लियस, जबकि गैमा रे फोटोन की वेलोसिटी बहुत ही हाई है और मोमेंटम का डायरेक्शन है ये वाला. सो मोमेंटम ऑफ गैमा रे फोटोन हुआ m into v इन दिस डायरेक्शन. जबकि जब ये गैमा रे फोटोन न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है तो इस गैमा रे फोटोन के मोमेंटम को ऑब्वियसली 0 बनाने के लिए, या आप सिंपली ये कह लें कि टोटल इनिशियल मोमेंटम को 0 बनाने के लिए न्यूक्लियस, जो कि एक ह्यूज मैस कैरी करता है, जब गैमा रे फोटोन उसके फील्ड में एंटर होता है तो वो न्यूक्लियस एक छोटा सा या बिल्कुल एक स्मॉल अमाउंट में रिकॉइल शो करता है. और इस रिकॉइल के प्रोसेस में जो वेलोसिटी आती है, अगर आप उस फ्रैक्शन ऑफ वेलोसिटी को ह्यूज मैस ऑफ न्यूक्लियस के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू एग्जैक्टली फोटोन के मोमेंटम के ऑपोजिट एंड इक्वल होगी, क्योंकि गैमा रे फोटोन की वेलोसिटी का डायरेक्शन था ये और न्यूक्लियस के रिकॉइल का डायरेक्शन था ये. इन दोनों डायरेक्शंस के ऑपोजिट और अमाउंट ऑफ मोमेंटम के इक्वल होने की वजह से इस प्रोसेस में भी टोटल मोमेंटम क्या होगा? 0 होगा. और जब ये इंटरेक्ट हो चुके तो आफ्टर इंटरेक्शन जो दो पार्टिकल बने उनमें से एक है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है पॉजिट्रॉन, जो कि इक्वल मैसेज के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं. क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं, सो इसका मतलब ये हुआ कि इनका मोमेंटम भी एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट है. सो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का टोटल मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? 0. सो आपने देखा कि किस तरह पेयर प्रोडक्शन में रिकॉइल ऑफ न्यूक्लियस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू कंजर्व द मोमेंटम इन पेयर प्रोडक्शन. सो इसमें आपने ये ऑब्जर्व किया कि चार्ज भी कंजर्व है एंड मोमेंटम भी कंजर्व है. अब देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को. डियर स्टूडेंट, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अगर आपने पेयर प्रोडक्शन को ऑब्जर्व करना है तो इस ऑब्जर्वेशन के लिए हमें चाहिए एक हाई एनर्जेटिक गैमा रे फोटोन. अब इस गैमा रे फोटोन के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए? डियर स्टूडेंट, गैमा रे फोटोन के पास इतनी एनर्जी जरूर हो कि वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के रेस्ट मैस सिचुएशन या इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जीज को पहले ओवरकम करे. जैसे ही वो उनकी रेस्ट मैस एनर्जीज को ओवरकम करेगा तो रिमेनिंग गैमा रे फोटोन की एनर्जी यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एज काइनेटिक एनर्जी. मैं इस पॉइंट को रिपीट कर देती हूं कि गैमा रे फोटोन के पास इतनी एनर्जी जरूर होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जीज को भी प्रोवाइड करे और रेस्ट मैस वाली सिचुएशन को जब गैमा रे फोटोन की एनर्जी ओवरकम कर ले तो फिर वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को इतनी काइनेटिक एनर्जी भी दे कि वो एक दूसरे के ऑपोजिट मूव कर सके. सो इस सारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप इक्वेशन ऑफ एनर्जी लिखें तो वो कुछ इस तरह से होगी. एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी इक्वल टू
rest mass energy of electron plus rest mass energy of positron plus kinetic energy of electron plus kinetic energy of positron. ये 4 एनर्जीज अगर गैमा रे फोटोन प्रोवाइड कर सकता है तो फिर आप कंप्लीट पेयर प्रोडक्शन बहुत प्रोमिनेंटली ऑब्जर्व करेंगे। अब इनमें से जो रेस्ट मैस एनर्जीज हैं वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। एनर्जी ऑफ फोटोन ऑब्वियसली H F के इक्वल है, रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों होंगी m0 c² के इक्वल, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। m0 c² को अगर आप कंबाइन करें तो इक्वेशन समराइज होकर बनेगी HF इज इक्वल टू 2m0 c² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। डियर स्टूडेंट, इसमें जो m0 c² का फैक्टर है, यहां से आपको ये पता चलेगा कि गैमा रे फोटोन के पास मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए। मिनिमम एनर्जी से मुराद है कि गैमा रे फोटोन के पास कौन सी ऐसी एनर्जी हो कि वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की रेस्ट मैस सिचुएशन को ओवरकम करे। इसके लिए हम m0 c² को सॉल्व करते हैं। m0 c² को सॉल्व करने के लिए m0 की वैल्यू होगी mass of electron जो कि है 9.1 10 to power minus 31 और c की वैल्यू है 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। आप 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दें क्योंकि हम कैलकुलेट करेंगे 2m0 c² की वैल्यू को। जब आप इन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इनिशियली जो आंसर आएगा वो जाउल में आएगा और वो आंसर होगा ये। इसको अब हम कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 10 to power minus 19 जाउल। इसके अकॉर्डिंग आप इस फैक्टर को डिवाइड करेंगे 1.6 10 to power minus 19 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.02 into 10 to power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 to power 6 होता है मेगा, सो ये बनेगा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि गैमा रे फोटोन के पास जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। लेकिन इस एनर्जी वाला अगर हम गैमा रे फोटोन यूज करेंगे तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जीज को ओवरकम करेगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू स्टिल 0 रहेंगी। सो for complete observation of pair production, gamma ray photon must have energy greater than 1.02 mega electron volt ताकि gamma ray photon rest mass energies भी दे सके और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी भी दे सके। सो डियर स्टूडेंट, आपने ऑब्जर्व किया कि किस तरह गैमा रे फोटोन की टोटल इनिशियल एनर्जी 4 पोर्शंस में स्प्लिट होकर फाइनल टोटल एनर्जी को इक्वेट करवा देती है टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ फोटोन के। सो यहां से हमने ये कंक्लूड किया कि फॉर पेयर प्रोडक्शन एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और डियर स्टूडेंट, इस एक्सपेरिमेंट में या इस ऑब्जर्वेशन में एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारे सामने जो आई थी वो ये थी कि हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन भी डिस्कवर हुआ कॉस्मिक रेडिएशंस के अंदर और डिफरेंट पार्टिकल्स और उनके एंटी पार्टिकल्स की ऑब्जर्वेशंस भी सामने आई जो आपके इस टॉपिक के लास्ट पैराग्राफ में लिखी हुई हैं। डियर स्टूडेंट, इस पूरे प्रोसेस को जैसे आप पेयर प्रोडक्शन कह रहे हैं, अगर अब इस सारे प्रोसेस को आप समराइज करें तो पेयर प्रोडक्शन is the process in which gamma ray photon is converted into the pair of electron and positron. So this process also defined in terms of materialization of energy because gamma ray photon is an energy which is converted into 2 material particles which are electron and positron. और आपने ये भी देखा कि इस पूरे प्रोसेस में law of conservation of charge, law of conservation of momentum and law of conservation of energy सब valid थे।
सो ये एक वेल प्रूव्ड ऑब्जर्वेशन थी जिसमें हमारे सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटी पार्टिकल की डिस्कवरी सामने आई. सो दिस वाज ऑल अबाउट पेयर प्रोडक्शन. पेयर प्रोडक्शन के एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल है, और वो रिवर्स प्रोसेस है कि एक पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी में, जिसको आप ये कह सकते हैं कि आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन में से अगर आपने स्टडी करना हो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैस, देन यू विल ऑब्जर्व पेयर प्रोडक्शन. और अगर आपने ये ऑब्जर्व करना है कि मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन, जिसे हम कहते हैं इनहिलेशन ऑफ मैटर. और ये इनहिलेशन ऑफ मैटर विच इज द कन्वर्जन ऑफ मैटर इनटू एनर्जी, ये क्या है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट टिल देन